जेम्स पॉटर और बुजुर्गों की गुजरगाह। जेम्स पॉटर एंड द हॉल ऑफ एल्डर्स क्रॉसिंग। गाड़ियों से निकलने वाले आखिरी लोग भी बालिग थे, अगरचे उनके लिबास और उम्रों के तनव्वुह से अंदाज़ा होता था कि वो ना तो महकमे के ओहदेदार हैं और ना ही तलबा। जेम्स ने अंदाज़ा लगाया कि ये अल्मा एलियरन यानी अमरीकी जादुई स्कूल के असातिज़ा हैं। ऐसा लगता था कि हर कार में एक उस्ताद है। करीब तरीन उस्ताद जो बैटल से बाहर निकल रहे थे एक पेपे की तरह मोटे थे, जिनके लंबे सिलेटी बाल एक खुश अखलाक और चौकोर चेहरे के गिर्द फैले हुए थे। उन्होंने छोटे चौकोर चश्मे पहने हुए थे और हॉगवार्ट्स के तलबा की तरफ एक कदरे मगरूर मगर मेहरबान अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। उनके बारे में कोई चीज़ जेम्स की याददाश्त में घंटी बजा रही थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। जेम्स दूसरे प्रोफेसर की तलाश में मुड़ा और उन्हें स्टट्स ड्रैगन फ्लाई से निकलते हुए पाया। वो बहुत लंबे सफ़ेद बालों वाले और लंबे सिलेटी चेहरे वाले थे, जो बिल्कुल संजीदा और सख्त नजर आ रहे थे। उनके पास एक पोर्टर नमूदार हुआ और उसने एक काला चमड़े का केस आगे बढ़ाया। प्रोफेसर ने देखे बगैर एक बड़े और गांठों वाले हाथ से केस के हैंडल पकड़े और बरामदे की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई बहरी जहाज पूरे बादबानों के साथ चल रहा हो। मैंने नए साल का ये अहद कर लिया है कि इस आदमी की किसी भी क्लास में नहीं जाऊंगा, ज़ेन ने संजीदगी से कहा। राल्फ और जेम्स ने सर हिलाकर इत्तेफाक किया। जेम्स ने अल्मा एलियरन की तीसरी प्रोफेसर को उसी वक्त पाया जब वो डॉज हॉर्नेट से आहिस्ता और शाहाना अंदाज में बाहर निकल रही थी। वो अपने पूरे कद के साथ सीधी खड़ी हुई और अपना सर आहिस्ता से मोड़ा, जैसे हुजूम में मौजूद हर चेहरे का मुआयना कर रही हों। जेम्स का सांस रुक गया और बगैर सोचे वो राल्फ के भारी जुस्से के पीछे दुबक गया। जब उनकी नज़र हुजूम पर पड़ी, उसने एहतियात से राल्फ के कंधे के ऊपर से झांका। तुम क्या कर रहे हो? राल्फ ने अपनी आंख के कोने से जेम्स को देखने की कोशिश करते हुए पूछा। जेम्स ने रॉल्फ के कंधे के ऊपर से हुजूम में आंखें मूंद कर देखा। वो औरत उसे बिल्कुल नहीं देख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी खास चीज़ को देख रही है, हालांकि उसके चेहरे पर गहरी तफ्तीश के तासुरात थे। वो लंबी खातून वहाँ, वो जिसने सर पर स्कार्फ बांधा हुआ है, मैंने उसे उस दिन झील पर देखा था। जैन अपने पैरों के पंजों कर खड़ा हो गया। वो वहाँ जो किसी खाना बदूश मम्मी की तरह लग रही है। हाँ, जेम्स ने कहा। अचानक उसे अपनी बात अहमकाना लगी। स्कार्फ वाली खातून उसकी याददाश्त से कहीं ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी। उनकी आंखें बेनूर सिलेटी थीं। उनका गहरा चेहरा हड्डियों वाला और झुर्रियों से भरा हुआ था। एक पोर्टर ने उन्हें एक बड़ी लकड़ी की छड़ी थमाई और उन्होंने सर हिलाकर उसे कबूल कर लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता पर हुजूम सहन में से गुजरने लगी। छड़ी को अपने आगे इस तरह ज़मीन पर मार रही थी जैसे अपना रास्ता महसूस कर रही हों। मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल अंधी हैं, जैन ने शक के साथ कहा। शायद तुमने झील में उनकी जगह कोई मगरमच्छ देख लिया होगा। ऐसी गलती हो सकती है। तुम लोग जानते हो कि वो दूसरे उस्ताद कौन है? राल्फ ने अचानक एक मध्यम और रौबज़दा आवाज़ में मदाखिलत की। उसने चौकोर चश्मे वाले मोटे आदमी की तरफ इशारा किया। वो तो 5 नहीं, रुको, वो 50, वो हकला रहा था। जैन ने माथे पर बल डालकर बरामदे की तरफ देखा। वो छोटा सा आदमी जिसने जॉन लेनिन वाले चश्मे और अजीब सा झालर वाला कॉलर पहना हुआ है। हाँ, राल्फ पुरजोश आवाज़ में चिल्लाया। वो जैन की तरफ हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे उस आदमी का नाम उसके दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसका क्या नाम है? वो तो पैसा है। तुम्हारी तरफ से ऐसा कहना कितना हैरानकुन है रॉल्फ, जैन ने रॉल्फ की कमर थपथपाते हुए कहा। उसी लम्हे प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी जादुई छड़ी अपने गले से लगाई और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि पूरे सहन में गूंजने लगी। हॉगवार्ट्स के तलबा, असातिज़ा और अमला बराह करम मेरे साथ मिलकर अल्मा एलियरन और रियासत हाय मुत्तहिदा के महकमा बराए जादुई इंतज़ाम के नुमाइंदों का खैर मकदम करें। पूरे सहन में तालियों का एक और शोर मचा। तलबा के ऑर्केस्ट्रा में से किसी ने इस ऐलान को इशारा समझा और दोबारा अमरीकी कौमी तराना बजाना शुरू कर दिया। 3 या 4 दूसरे मूसीकार भी उनके साथ शामिल हो गए, इससे पहले कि प्रोफेसर फ्लिटविक ने बेचैनी से हाथ हिलाकर उन्हें खामोश कराया। हॉगवार्ट्स के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, हेडमिस्ट्रेस ने नए आने वालों की तरफ सर हिलाते हुए अपनी बात जारी रखी। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हम अमेरिका से आए हुए अपने इन देरीना और वफादार इत्तेहादियों के साथ बाहमी सीखने और सकाफती तबादले के इस साल के बहुत मुंतज़िर हैं। और अब अल्मा एलियरन के नुमाइंदे, अगर आप मेहरबानी फरमाकर आगे तशरीफ़ लाएं ताकि हम आपका तारुफ आपके नए शागिर्दों से करवा सकें। जेम्स ने सोचा था कि वो लंबे और सख्त चेहरे वाले प्रोफेसर ही रहनुमा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो चौकोर चश्मे वाले मोटे जादूगर बरामदे के करीब आए और हेडमिस्ट्रेस के सामने बड़ी शाइस्तगी से झुककर सलाम किया। वो मुड़े
और अपनी जादुई छड़ी इस्तेमाल किए बगैर हुजूम से मुखातिब हुए। उनकी साफ आवाज़ महारत से दूर तक जा रही थी, जैसे उन्हें अवामी सतह पर बोलने की काफ़ी आदत हो। हॉगवार्ट्स के तलबा, असातिज़ा और दोस्तों, इतने पुरजोश इस्तकबाल का शुक्रिया। हमें इससे कम की तवक्को भी नहीं थी। अगरचे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें इतनी शान शौकत की ज़रूरत नहीं थी। वो मुस्कुराए और हुजूम की तरफ आंख मारी। हम इस साल आपकी तालीम का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सीखने का ये अमल यकीनन दो तरफ़ा होगा। मैं इस वक्त यहाँ धूप में खड़ा होकर आपको यूरोपी और अमरीकी जादुई दुनियाओं के दरमियान तमाम मुमासलतों और फ़र्क के बारे में लामतनाही मुतासिर कुन किस्से सुना सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू यकीनन बहुत दिलचस्प होगी। एक बार फिर वो मुस्कुराहट, जैसे वो सबके साथ कोई अंदरूनी लतीफ़ा शेयर कर रहे हों। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे अपने तलबा का वफ़द दोपहर के लिए हमारी इंतज़ामिया से जल्द अज जल्द छुटकारा पाने के लिए बेताब है, तो मैं ये फ़र्ज़ कर सकता हूँ कि हमारे हॉगवार्ट्स के नए दोस्तों का भी यही हाल होगा। लिहाजा मैं सिर्फ ज़रूरी तारुफ करवाऊँगा ताकि आप जान सकें कि कौन क्या पढ़ाएगा, और फिर आप सबको आज़ाद कर दूँगा। मुझे ये आदमी अभी से पसंद आ गया है, जेम्स ने अपने पीछे से कहीं से टेड को कहते हुए सुना। किसी खास तरतीब के बगैर मोटे जादूगर ने पुकार कर कहा, मैं तारुफ करवाता हूँ मिस्टर थियोडोर हर्शल जैक्सन से, जो टेक्नोमैंसी और अप्लाइड मैजिक के प्रोफेसर हैं। वो सेलम ड्रग्स फ्री मिलिशिया में 3 स्टार जनरल भी हैं। लिहाजा मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि जब भी इनसे मुखातिब हों को जितनी बार मुमकिन हो उन्हें सर कहें। प्रोफेसर जैक्सन का चेहरा किसी चट्टान की तरह साकिन था, जैसे वो अपने साथी के मजाक के आदी हो चुके हों। वो आहिस्ता से और वकार के साथ झुके, उनकी ठोड़ी ऊपर उठी हुई थी और उनकी गहरी आंखें हुजूम के ऊपर कहीं मरकूज थीं। इनके साथ मोटे प्रोफेसर ने एक हाथ के इशारे से बात जारी रखी। पेशगोई, डिविनेशन, जदीद तिलिस्मात, एडवांस्ड एन्चैंटमेंट्स और रिमोट पैरासाइकोलॉजी की प्रोफेसर डेस्टिमोना डेलाक्रॉ हैं। वो एक निहायत ही ज़बरदस्त किस्म का गम्बो, अमरीकी डिश, भी बनाती हैं। अगरचे आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे अगर आपको उसे चखने की इजाज़त मिली। स्कार्फ वाली उस स्याह फाम खातून ने बोलने वाले प्रोफेसर की तरफ देखकर मुस्कुराहट बिखेरी, और उस मुस्कुराहट ने उनके चेहरे को एक ढांचा नुमा चुड़ैल से बदलकर एक ऐसी बूढ़ी दादी में तब्दील कर दिया जो सूख तो गई थी, मगर उनके चेहरे पर एक खुशगवार शरारत थी। वो मुड़ी और उनकी बेनूर आंखें किसी खास जगह मरकूज हुए बगैर हुजूम पर घूमी और मुस्कुराते हुए उनके गिर्द झुर्रियां उभरी। जेम्स हैरान हुआ कि वो कैसे ये सोच सकता था कि ये अंधी और धुंधली नज़र वही हो सकती है जिसने कल शाम झील के पार अंधेरे में उसे चीरती हुई महसूस हुई थी। वैसे भी उसने खुद को समझाया वो अभी अभी पहुंची हैं, वो कल रात वहां हो ही नहीं सकती थी। और आखिर में मोटे प्रोफेसर ने कहा, सबसे आखिर में और शायद सबसे कम अहम, मुझे अपना तारुफ करवाने की इजाज़त दें। आपके दिफा बराए स्याह फ़नून के नए उस्ताद अल्मा एलियरॉन के बहसो मुबाहिसा टीम के सरबराह और गैर सरकारी मगर पुरजोश जादुई शतरंज के खिलाड़ी बेंजामिन अमीडियस फ्रैंकलिन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उन्होंने बाजू फैलाकर एक गहरा झुककर सलाम किया और उनके पतले सिलेटी बाल नीचे लटक गए। यही वो नाम था जो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, राल्फ ने दबी आवाज में सरगोशी की। बेवकूफ, ये तुम्हारे पैसों डॉलर पर छपा हुआ है। उसने जैन की पसलियों में कोहनी मारी, जिससे वो छोटा लड़का तकरीबन गिरते गिरते बचा। कुछ मिनट बाद जेम्स, जैन और रॉल्फ सीढ़ियां चढ़ते हुए रेवनक्लॉ के कॉमन रूम की तरफ भाग रहे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन? जैन ने बेयकीनी से दोहराया। वो असल बेन फ्रैंकलिन नहीं हो सकता। वो तो... इसने लम्हा भर सोचा और माथे पर बल डाले। खैर, मुझे नहीं मालूम कितना बूढ़ा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा होगा, पागलों की हद तक बूढ़ा, मैकगोनिगल से भी ज्यादा बूढ़ा। नामुमकिन। राल्फ हाँपते हुए उनका साथ देने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा ख्याल है कि हम जादूगरों के पास तवील अरसे तक जिंदा रहने के तरीके होते हैं। अगर तुम सोचो तो ये इतनी हैरानकुन बात नहीं है। जब तुम मगल तारीख की किताबों में बेन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ो तो वो वैसे ही एक जादूगर लगता है। मेरा मतलब है, इस आदमी ने पतंग की डोर से बंधी चाबी के जरिए आसमानी बिजली को पकड़ लिया था। जेम्स सोच में पड़ गया। मुझे याद है कि मेरी आंटी हरमाइनी मुझे किसी पुराने जादूगर के बारे में बता रही थी, जिसके बारे में उन्होंने पहले साल में पढ़ा था। निकोलस फ्लैमिल या ऐसा ही कुछ नाम था। उसने एक ऐसा पत्थर बनाया था जिसने उसे हमेशा के लिए या इसके करीब करीब जिंदा कर दिया था। अलबत्ता वो ऐसी चीज थी जो हमेशा गलत हाथों में पड़ने का खतरा रहती थी, इसलिए आखिरकार उसने उसे तबाह कर दिया और सब की तरह मर गया। फिर भी मेरा ख्याल है कि जादूगरों और जादूगरनियों के पास फ्लैमिल के पत्थर के बगैर भी जिंदगी लंबी करने के बहुत से तरीके होंगे।
शायद तुम्हें अपने $100 के नोट पर उसका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। राल्फ ने जैन से मजाक किया। मेरे पास कोई 100 का नोट नहीं है, मैंने अपने आखिरी $5 उस एल्फ दरबान को दे दिए थे, मेरे पास बस वही थे। वो दरबान नहीं था। जेम्स ने एक बार फिर जैन को कायल करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, उसने हमारे लिए दरवाजा खोला तो था, जैन ने इत्मीनान से कहा। राल्फ ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था जब उसने दरवाजा खोला था, वो हमारे लिए दरवाजा नहीं खोल रहा था। खैर, अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, बस उम्मीद है कि सर्विस खराब नहीं होगी। जैन रेवनक्लॉ कॉमन रूम के दरवाजे के सामने रुक गया। अकाब की शक्ल के दस्तक देने वाले आले ने एक बुलंद और लरसती हुई आवाज में पूछा, जादुई महारत में हैट की क्या अहमियत है? ओह यार, ये तो आसान सवाल होने चाहिए थे। जैन ने शिकायत की। क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा अंदर जाना ठीक है? राल्फ ने हिचकिचाते हुए पूछा। अपने अलावा किसी दूसरे ग्रुप के कॉमन रूम में बैठने के क्या कवानीन हैं? जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई कानून नहीं है, जेम्स ने कहा। बस लोग ऐसा ज्यादा करते नहीं हैं। इससे राल्फ की परेशानी कम ना हुई। वो बेचैनी से राहदारी में इधर उधर देखने लगा। हैट, टोपी, जैन अपने जूतों को देखते हुए बड़बड़ाया। टोपी, 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 टोपी से खरगोश निकालना। आप टोपी से चीजें निकालते हैं, शायद ये कोई इस्तारा है। आप सर पर टोपी पहनते हैं, आपका दिमाग सर में होता है, टोपी के नीचे। उसने चुटकी बजाई और अकाब की तरफ देखकर कहा, आप टोपी से ऐसी कोई चीज बाहर नहीं निकाल सकते जो आपने पहले ही अपने दिमाग में न डाली हो। गैर मुहज़्ज़ब जवाब है, मगर काफी हद तक करीब है, दस्तक देने वाले ने जवाब दिया। दरवाजे से क्लिक की आवाज आई और वो खुल गया। वाह, जेम्स ने जैन के पीछे कॉमन रूम में दाखिल होते हुए कहा। और तुम्हारे वालिदैन मुगल हैं? जैसा कि मैंने कहा, मेरे वालिद फिल्में बनाते हैं और मेरी माँ के पास छठी हिस्स ESP है, जिससे वो मेरी हर छुपी बात जान लेती हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं जादुई दुनिया के लिए गैर मामूली तौर पर तैयार हूँ, जैन ने लापरवाही से कहा। तो ये है रेवनक्लॉ का कॉमन रूम। यहाँ कहीं कोई बिजली का बल्ब या कोक सी मशीन नहीं है। अलबत्ता हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मुजस्समा और बोलने वाली आतिशदान है। कल रात इसमें अपने वालिद को देखा था। अगर तुम मुझसे पूछो तो वो इस सब में कुछ ज़्यादा ही जल्दी ढल रहे हैं। जैन ने उन्हें रेवनक्लॉ के कमरों की सैर कराई और जहां उसे मालूमात नहीं थी वहां वो खुद से कहानियां बना रहा था। राल्फ और जैन ने जेम्स को मगल ताश के पत्तों से जिन रमी खेलना सिखाने की कोशिश की, लेकिन जेम्स को इन बादशाहों, मलकाओं और गुलामों के पत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं हुई, जो हकीकत में एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे। जब वो बोर हो गए तो राल्फ उन्हें स्लिदरन के कॉमन रूम में ले गया, जो अंधेरी और मशलों से रोशन तहखानों की राहदारियों का एक जाल था। वो एक बड़े दरवाजे पर रुके जो राहदारी के आखिर में था। दरवाजे के बीच में एक लिपटे हुए सांप का पीतल का मुजस्मा था, जिसका सर खतरनाक तरीके से बाहर निकला हुआ था और मुंह खुला था। ओह हाँ, राल्फ बड़बड़ाया। उसने अपनी आस्तीन पीछे की, जिससे उसके दाएं हाथ में एक नई अंगूठी नजर आई। अंगूठी में एक बड़ा सबज जमुर्द लगा था, जो आँख की शक्ल का था। राल्फ ने उसे एहतियात से सांप की एक आँख के खाने में दबाया। दूसरी आँख सबज रोशनी से चमक उठी। कौन अंदर आना चाहता है? सांप के सर ने एक बारीक और फिनकारती हुई आवाज में पूछा। मैं रॉल्फ डेडल, स्लिदरन, पहला साल। वो चमकती हुई सब्ज आंख जेम्स और जैन पर घूमी। और ये कौन है? मेरे दोस्त। मैं इनकी जमानत देता हूँ। इस चमकती आंख ने जैन और फिर जेम्स का काफ़ी देर तक मुआयना किया और फिर आखिरकार बुझ गई। दरवाजे के अंदर से पेचीदा मशीनों के घूमने और क्लिक करने की आवाज़ें आईं और वो भारी दरवाज़ा खुल गया। स्लिदरन के कमरे झील के नीचे तराशे गए एक बड़े गोथिक तर्ज के हिस्से में थे। छतों में लगे रंगीन शीशों वाली खिड़कियों से झील की गहराइयों का नज़ारा होता था, जिससे छनती हुई धूप सलाज़ार स्लिदरन और उनकी नस्ल की तस्वीरों पर सब्ज रोशनी बिखेर रही थी। राल्फ भी सैर करवाते हुए थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वहाँ सिर्फ चंद ही तलबा थे जो बड़ी लापरवाही से सोफों पर पड़े हुए थे। उन्होंने जेम्स और जैन का ताक्कुब अपनी नज़रों से किया और पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराए, मगर बज़ाहिर उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। राल्फ ने हिचकिचाते हुए उन्हें सलाम किया। स्लिदरन के सोने के कमरे जेम्स को किसी बहुत ही अमीर और खुश ज़ौक़ कज़ाक टेंट के कमरे जैसे लगे। कमरा चौड़ा था, जिसकी ज़मीन थोड़ी नीची थी और छत से देव कायत सायों वाली लालटेनें लटक रही थीं। बड़े बिस्तर महोगनी की लकड़ी के थे, जिनके हर कोने पर बड़े स्तंभ थे। हर बिस्तर के पर्दों पर स्लिदरन हाउस का निशान बना हुआ था। तीनों लड़के रॉल्फ के साफ सुथरे बिस्तर पर चढ़ गए। ये लोग काफ़ी सख्त जान हैं,
राल्फ ने दबी आवाज में दूसरे बिस्तरों के मालिकान की तरफ इशारा करते हुए एतराफ़ किया। सच बताऊं तो मुझे यहाँ थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे रेवेनक्लॉ के कमरे ज़्यादा पसंद आए हैं। पता नहीं, जैन ने कमरे का सताइशी जायजा लेते हुए कहा। इनका सजावट का ज़ौक़ तो कमाल है। अलबत्ता दीवारों पर इन भरे हुए जानवरों के सरों के साथ सोना मुश्किल होगा। क्या वो एक ड्रैगन है? हाँ, राल्फ ने मुख्तसर जवाब दिया। ये लोग इन्हें अपने घरों से लाते हैं। इनके खानदान बाकायदा ड्रैगन का शिकार करने जाते हैं। जेम्स ने माथे पर बल डाले। मेरा ख्याल था कि ड्रैगन का शिकार गैर कानूनी है। हाँ, राल्फ ने संजीदगी से सरगोशी की। यही तो बात है। इन लोगों के खानदानों के पास अपने शिकार के इलाके हैं जहां वो किसी भी चीज को गोली मार सकते हैं। वो सामने एक यूनिकॉर्न यानी यकसिंघे की खोपड़ी है। इस पर अभी तक सींग लगा हुआ है, अगरचे वो कहते हैं कि ये असली नहीं है। असली सींग जादुई इस्तेमाल के लिए इतना कीमती होता है कि इसे दीवार पर नहीं लटकाया जा सकता। और वो चीज़ जो टॉम के बिस्तर के पीछे है वो एक हाउस एल्फ का सर है। जब वो उन्हें मार देते हैं तो उनके सर दीवार पर सजा देते हैं। और कसम से मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुझे देख रहा है। राल्फ कांप उठा और फिर उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। उसने अपने होंठ खींच लिए। हाँ, ये काफ़ी खौफनाक है, जेम्स ने तस्लीम किया और फैसला किया कि राल्फ को वो बातें ना बताए जो उसने कुछ स्लिदरिन खानदानों के तर्ज ज़िंदगी के बारे में सुन रखी थी। फिर भी मुझे लगता है कि ये सब ज़्यादातर दिखावे के लिए है। वो क्या है? जैन ने अचानक बिस्तर पर आगे लपकते हुए पूछा। क्या ये एक गेम डेक है? वाकई? और तुम्हारे पास ऑनलाइन मुकाबले के लिए वायरलेस लिंक भी है? उसने राल्फ के बिस्तर के पास पड़े एक बैग से एक छोटा सा काला डब्बा निकाला जिसका साइज ताश की गड्डी जितना था। उसके सामने एक छोटी सी स्क्रीन थी और नीचे ढेर सारे बटन। तुम्हारे पास इसके लिए कौन सी गेम्स हैं? क्या तुम्हारे पास आर्मेगेडन मॉन्स्टर 3 है? नहीं, राल्फ ने जैन के हाथ से वो मशीन छीन ली। और किसी को ये चीज मत दिखाना, ये लोग ऐसी चीजों पर भड़क उठते हैं। जैन हैरान रह गया। क्या? क्यों? मुझे क्या पता जादूगरों का इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ क्या मसला है? राल्फ ने जेम्स से पूछा, जिसने कंधे उचकाए। पता नहीं, ज्यादातर हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर और फोन जैसी चीजें सिर्फ मगलों के लिए हैं। हम अपना काम जादू से कर लेते हैं। राल्फ अपना सर हिला रहा था। ये लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते। वो इस तरह बातें कर रहे थे जैसे मैं स्कूल में कोई गंदी चीज ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं एक असली स्लिदरिन बनना चाहता हूँ तो मुझे अपने तमाम झूठे जादू और मशीनों को छोड़ना होगा। झूठा जादू? जैन ने जेम्स की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, जेम्स ने आह भरी। कुछ जादुई खानदान मगल इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों के बारे में यही सोचते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ें असल जादू की सस्ती नकल है। वो समझते हैं कि जो जादूगर मगल मशीनें इस्तेमाल करते हैं वो अपनी जादुई विरासत के गद्दार हैं। हाँ, तकरीबन यही उन्होंने मुझे भी बताया। राल्फ ने इत्तेफाक किया। वो इस बारे में बहुत जज्बाती थे। मैंने अपनी चीज़ें फ़ौरन छुपा दी। मैं सोच रहा हूँ कि अगली छुट्टियों में ये सब वालिद को वापस दे दूंगा। जैन ने सीटी बजाई। मुझे यकीन है कि तुम्हारे ये कट्टर जादूगर आज मेरे लोगों को लोहे के इन टुकड़ों कारों में उतरते देखकर खुश नहीं हुए होंगे। डॉज हॉर्नेट से ज्यादा मशीनी चीज और क्या हो सकती है? जेम्स ने इस पर गौर किया। हाँ, उन्हें शायद ये पसंद ना आया हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल चीजों में फर्क होता है। वो कारों को सिर्फ पुर्जों और पिस्टनों का मजमुआ समझते हैं। वो उन्हें झूठा जादू नहीं बल्कि सिर्फ गैर जरूरी तौर पर पेचीदा औजार समझते हैं। कंप्यूटर वगैरह से उन्हें असल नफरत है। हाँ, मैंने देख लिया, राल्फ ने अपने गेम डेक को देखते हुए कहा और उसे वापस बैग में डाल दिया। उसने ठंडी सांस भरी। चलो यहाँ से निकलते हैं, डिनर का वक्त होने वाला है और मुझे सख्त भूख लगी है। राल्फ, क्या तुम्हारा पेट कभी भरता भी है? जैन ने बिस्तर से उतरते हुए पूछा। मेरी हड्डियां भारी हैं, राल्फ ने फौरन कहा, जैसे वो ये जुमला 1000 बार दोहरा चुका हो। ये गदूद का मसला है, खामोश रहो। मैं तो बस पूछ रहा था, जैन ने हाथ उठाते हुए कहा। सच तो ये है कि यहाँ मेरा एक ऐसा दोस्त होना अच्छी बात है जिसका साइज कचरे के कंटेनर जितना हो। डिनर पर वो तीनों ग्रिफिंडोर की मेज पर एक साथ बैठे। जेम्स को थोड़ी फिक्र थी, लेकिन फिर टेड वहां आया और उसने प्यार से जैन की कमर थपथपाई। हमारा छोटा रेवनक्लॉ शरारती बच्चा, इस कैंपस के दूसरे बेहतरीन गृह में जिंदगी कैसी गुजर रही है? उसके बाद जेम्स ने गौर किया कि जैन और राल्फ अकेले नहीं थे जो दूसरे हाउस की मेजों पर बैठे थे। डिनर के बाद उन्होंने अगले दिन के शेड्यूल पर बात की। जैन जेम्स के साथ प्रोफेसर जैक्सन की टेक्नोमेंसी क्लास में होगा और रॉल्फ जेम्स के साथ दफा बराए सियाह फनून के क्लास में। लड़कों ने लाइब्रेरी की सैर की और थोड़ी देर ममनुआ हिस्से रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन के बाहर मंडलाते रहे, यहाँ तक कि लाइब्रेरियन ने उन्हें वहां से भगा दिया। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा और अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। कल प्रोफेसर स्टोनवॉल के साथ मुलाकात होगी, जैन ने पुकार कर कहा, जिसे असातिज़ा के नाम रखने का बड़ा शौक था। अपने कमरे में दाखिल होते ही जेम्स ने देखा कि टेड सोफे पर पेट्रा के साथ बैठा था। सबरीना और डेमियन एक मेज पर बैठे कुछ कागजात पर बहस कर रहे थे। कल के लिए तैयार हो जूनियर? टेड ने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है।
तुम अच्छा करोगे, टेड ने तसल्ली दी। पहला साल ज्यादातर छड़ी की मश्क और थियरी पर मुश्तमिल होता है। चौथे साल और प्रोफेसर ट्रेलॉनी का इंतजार करो। कम से कम अब ट्रेलॉनी के साथ वो अमेरिका वाली हड्डियों की मिठिया भी होगी, पीटरा ने कहा। जेम्स ने अब्रू उठाए। तुम्हारा क्या मतलब है? टेड ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि वो क्लास को तकसीम कर देंगे। पिछले साल ट्रेलॉनी और फेरेंस थे, वो जो आधा घोड़ा है, लेकिन वो इस साल चला गया है। इसलिए इस साल ट्रेलॉनी और वो वूडू बल्का मैडम डेल करवा होंगी। मुझे लगता है वो बेहतरीन दोस्त बनेंगी, डेमियन ने फलसफियाना अंदाज में कहा। बिल्कुल एक जैसी, जैसे ड्रैगन के अंडे का सफूफ और मैंड्रिक का अर्क। जेम्स ने आंखें झपकाईं, लेकिन उससे पहले कि वो डेमियन से उसका मतलब पूछता, टेड ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अपने तखय्युल का इस्तेमाल करो दोस्त। कुछ मिनट बाद जेम्स सबसे अलग होकर सोने के कमरे की तरफ चला गया। वो अगले दिन के बारे में घबराहट और जोश का एक खुशगवार इम्तिजाज महसूस कर रहा था। एक लम्हे के लिए वो चांदनी से रोशन कमरे में खामोश खड़ा रहा। वहाँ होने, एक ग्रिफिंडोर होने और अपनी पढ़ाई शुरू करने के एहसास को अपने अंदर उतारता रहा। उसे आने वाले सालों के एडवेंचर्स और चैलेंजेस का एक लम्हाती एहसास हुआ, और उस लम्हे उसे ख्वाहिश हुई कि काश वो वक्त में छलांग लगाकर उन सब का सामना अभी कर पाए। नूह गुसलखाने से बाहर निकला। उसने बिस्तर पर लेटने से पहले जेम्स की तरफ देखा। हम सब कभी कभी ऐसा ही महसूस करते हैं, उसने कहा, जैसे जेम्स के ख्यालात पढ़ लिए हों। कल शाम तक तुम वापस नॉर्मल हो जाओगे। लेक्चर्स और होमवर्क की एक अच्छी खुराक हम सबको ज़मीन पर ले आती है। और उसने अपने बिस्तर के पास लगी शमा बुझा दी।